गाइस, दिस इज कनिष्का एंड वेलकम टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एरो का इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। तो क्या कहा था एरो ने इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के बारे में, वो आज हम देखेंगे। तो एरो पॉइंटेड आउट दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन इज एन इम्पॉसिबल टास्क। तो इन्होंने कहा था कि जो सोशल वेलफेयर फंक्शन हम बनाते हैं पूरी सोसाइटी के बेस पे, उसके कंस्ट्रक्शन एक इम्पॉसिबल टास्क है। कि वो बोल रहे थे कि सोशल वेलफेयर फंक्शन कभी सोसाइटी के बेस में बन ही नहीं सकता। अब इसी को हम आज के लेसन में डिटेल में देखने वाले हैं। सोशल वेलफेयर फंक्शन होता क्या है? सोशल वेलफेयर फंक्शन इज द एग्रीगेट ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी में रहने वाले सभी इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को एग्रीगेट किया जाए या समेशन किया जाए, तो उसी को बोलते हैं हम सोशल वेलफेयर फंक्शन, जो हमेशा सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए। हम बोलते हैं कि सभी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस को एग्रीगेट करना चाहिए सोशल वेलफेयर फंक्शन को निकालने के लिए। अब ये इंडिविजुअल की प्रेफरेंस हम लेंगे कैसे, इसकी प्रेफरेंस कैसे होगी, कैसे ऑर्डरिंग होगी उसकी? तो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस या ऑर्डरिंग डिपेंड होती है कंजप्शन पे, उसकी कंजप्शन पे, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पे, और सोसाइटी में जो जितने भी अदर्स हैं उनकी कंजप्शन पे भी डिपेंड रहती है। तो इंडिविजुअल की ऑर्डरिंग या प्रेफरेंस अपने कंजप्शन पे और कंजप्शन ऑफ अदर्स पे भी डिपेंडेंट रहेगी एक सोसाइटी में। दिस ऑर्डरिंग रिफ्लेक्ट्स देयर वैल्यू जजमेंट। इस ऑर्डरिंग से उनकी वैल्यू जजमेंट का भी पता चलता है। हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम का। अब आपके सामने अगर पिज़्ज़ा रखा जाए और आइसक्रीम रखी जाए, तो कोई इंडिविजुअल होगा सोसाइटी में जो आइसक्रीम को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा और कोई इंडिविजुअल होगा जो पिज़्ज़ा को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये बोल रहे हैं कि उनकी ऑर्डरिंग अपनी कॉमोडिटीज़ को जैसे वो ऑर्डर करेंगे या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो वो उनकी वैल्यू जजमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। वो उनकी वैल्यू जजमेंट को बताएगा कि हमें आइसक्रीम ज़्यादा क्यों पसंद है बल्कि पिज़्ज़ा से, पिज़्ज़ा क्यों पसंद नहीं है। तो हमारी वैल्यू जजमेंट होगी, कुछ हम उसके बारे में सोचते होंगे या हमें टेस्टी नहीं लगता होगा, उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्डर में लिखते हैं। नेक्स्ट, ईच इंडिविजुअल इन द सोसाइटी हैज़ अ पर्टिकुलर पर्सनल प्रेफरेंस ऑर्डर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस उसके पर्सनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। जितने भी इंडिविजुअल हैं एक सोसाइटी में, उसकी पर्सनल प्रेफरेंस ऑर्डर को हमें ध्यान रखना है सोशल वेलफेयर फंक्शन को निकालते समय। द प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ जनरल मैकेनिज्म कॉल्ड सोशल चॉइस फंक्शन। अब इसमें ये प्रॉब्लम है कि हम फाइंड नहीं कर पाते एक जनरल मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है सोशल चॉइस फंक्शन। ये सोशल चॉइस फंक्शन क्या है, हम इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे, अभी आगे देखते हैं। सोशल चॉइस फंक्शन ट्रांसफॉर्म ईच इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑर्डर इनटू ग्लोबल सोसाइटल प्रेफरेंस ऑर्डर। ये जो सोशल चॉइस फंक्शन है ये क्या कर देगा, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब इंडिविजुअल की प्रेफरेंस ऑर्डर को ग्लोबल मतलब पूरी सोसाइटी के साथ जोड़ के एक ही बता देगा, जिसकी मेजॉरिटी वोट्स होंगे, जिस गुट के पास मेजॉरिटी वोट्स होंगे फिर वो विनर कहलाएगा, वो हमारा सोसाइटी वेलफेयर फंक्शन में सबसे ऊपर काउंट किया जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं सोशल चॉइस फंक्शन। अब आगे देखेंगे, द सोशल चॉइस फंक्शन हैव दीज प्रॉपर्टीज। अब सोशल चॉइस फंक्शन हमें चॉइस कैसे करनी पड़ेगी, सोशल वेलफेयर फंक्शन को निकालने के लिए हमें सोशल चॉइस कैसे करनी पड़ेगी इंडिविजुअल के प्रेफरेंसेस से। तो उनकी ये प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो होनी चाहिए हर एक केस में। तो फर्स्ट है अनरेस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑन यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल की प्रेफरेंस शुड बी कंप्लीट। इंडिविजुअल की प्रेफरेंस जो है वो हमेशा कंप्लीट रहनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो ए को प्रेफर कर रहा है बी के ऊपर या बी को प्रेफर कर रहा है ए को छोड़ के। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर दो गुड्स हैं ए एंड बी तो वो उन दोनों को इक्वली प्रेफरेंस दे रहा है। तो इक्वल वाला चॉइस नहीं है इसमें कंज्यूमर की जो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है वो एकदम कंप्लीट रहनी चाहिए। या तो कमोडिटी ए प्रेफर करनी पड़ेगी या तो कमोडिटी बी प्रेफर करनी पड़ेगी, तो कंप्लीट होनी चाहिए उसकी चॉइस। सोशल प्रेफरेंस मस्ट बी ट्रांजिटिव। जब सोशल प्रेफरेंस जैसी भी हो वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। अगर ट्रांजिटिव कैसे होनी चाहिए, अगर ए हम प्रेफर कर रहे हैं बी को छोड़ के, बी प्रेफर कर रहे हैं सी को छोड़ के, तो ऑटोमेटिकली हम ए प्रेफर करेंगे सी को छोड़ के। तो ऐसे ये ट्रांजिटिविटी भी होनी चाहिए, इसलिए हमने बोला है अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन और यूनिवर्सैलिटी उसमें होनी चाहिए सोशल चॉइस फंक्शन को चूज करने में।
तो क्या हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल की प्रेफरेंस कंप्लीट होनी चाहिए और सोशल प्रेफरेंस हमारी हमेशा ट्रांजिटिव होनी चाहिए। जैसे 3 गोल्स लिए, तो अगर ए प्रेफर हो रहा है बी से, बी प्रेफर हो रहा है सी से, तो ऑटोमेटिकली ए प्रेफर होगा सी से। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन इम्पोजिशन। नॉन इम्पोजिशन से यहाँ पे क्या मतलब है? नो एक्सटर्नल कंट्रोल ओवर द सोसाइटीज चॉइस और प्रेफरेंस। यहाँ पे हम अपनी सोसाइटी के बारे में देख रहे हैं। एक अगर हमने एरिया चूज किया तो उसको हमने अपनी सोसाइटी मान लिया। अब उस सोसाइटी के प्रेफरेंस में कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कोई भी बाहर का इंडिविजुअल आके उसमें अपना प्रेफरेंस इंक्लूड नहीं कर सकता। तो एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी सोसाइटी प्रेफरेंस और चॉइस में। एवरी रिजल्ट मस्ट बी अचीवेबल। हर एक रिजल्ट अचीवेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि ए प्रेफर कर रहा है बी के ऊपर या फिर बी प्रेफर कर रहा है ए के ऊपर, तो वो रिजल्ट अचीवेबल हैं। दोनों रिजल्ट अचीवेबल होने चाहिए। किसी को भी इक्वालिटी में हमें नहीं रखना है। तो इक्वालिटी में नहीं रखेंगे, प्रेफरेंस होनी चाहिए। 2 गुट के केस में 1 गुट की प्रेफरेंस होनी ही चाहिए हमेशा। इफ़ एवरी इंडिविजुअल प्रेफर ए प्रेफर टू बी, अब हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे ए प्रेफर कर रहा है बी से, तो देन सोसाइटी को भी ए प्रेफर करना पड़ेगा बी से। हम सोसाइटी का भी पूरा मान लेंगे। अगर हर एक इंडिविजुअल ए प्रेफर कर रहा है बी के ऊपर, तो हम सोसाइटी का भी मान लेंगे कि सोसाइटी पूरी ही ए प्रेफर कर रही है। उसमें जो गिने चुने बी प्रेफर करेंगे उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें हम मेजॉरिटी केस लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नॉन डिक्टेटरशिप। तो नॉन डिक्टेटरशिप से क्या मतलब है? सोशल चॉइस फंक्शन शुड कंसीडर ऑल इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। जो सोशल चॉइस फंक्शन हम ले रहे हैं वो कंसीडर होना चाहिए, मतलब उसमें इंक्लूड होनी चाहिए सभी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस। अब नॉन डिक्टेटरशिप से क्या मतलब है कि कोई अपना राज ना जमा ले, कोई रूलरशिप पे ना उतर आए कि मेरी ही प्रेफरेंस को सोशल प्रेफरेंस आप बना के रहिए। जितने भी इंडिविजुअल सोसाइटी में हैं उन सभी की प्रेफरेंस को इक्वली कंसीडर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है? डिक्टेटरशिप का मतलब है फोकस ऑन वन इग्नोरिंग ऑल अदर। हम सबको इग्नोर करके एक ही इंडिविजुअल पे हम फोकस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यूज़ या सोशल वैल्यूज़, जो सोशल प्रेफरेंस है और इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, उसमें एक पॉजिटिव एसोसिएशन हमें दिखना चाहिए। सोशल चॉइस मस्ट बी बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल चॉइस। सोशल चॉइस जो भी रहनी चाहिए या तो इंडिविजुअल चॉइस पे बेस्ड होनी चाहिए, मतलब सभी इंडिविजुअल की मेजॉरिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, या फिर उसमें पॉजिटिव एसोसिएशन होना चाहिए। पॉजिटिव एसोसिएशन मीन्स अगर इंडिविजुअली सभी लोग ए प्रेफर कर रहे हैं तो सोशली भी ए ही प्रेफर करना चाहिए। बी प्रेफर यहाँ पे नहीं करेगा, तो इसमें कोई इन्वर्स रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव एसोसिएशन है। जो इंडिविजुअल करेगा, जिसकी भी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी, वही सोशल चॉइस में ही काउंट होगा। तो मोनोटोनिसिटी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंडिपेंडेंस ऑफ रिलेवेंट अल्टरनेटिव्स। रिलेवेंट अल्टरनेटिव्स होने चाहिए मौजूद, जैसे कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी कंट्रोल आउटसाइड द सोसाइटी। जो हमने पिछले भी एक पॉइंट में पढ़ा है कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए हमारे चॉइस मेकिंग पे। हम किसी के दबाव में आके या सोसाइटी के बाहर वालों के दबाव में आके, कंट्रोल में आके हम अपने प्रेफरेंस बदल ना दें। तो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए सोसाइटी के आउटर कंट्रोल से। ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज फिनिश हुई। एरो की यही प्रॉपर्टीज थी इम्पॉसिबल थ्योरम के लिए या सोशल चॉइस फंक्शन के लिए। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिव सोशल चॉइस के एरो ने निकाला था ये थ्योरी किसके बेस पे? 2 इंडिविजुअल के बेस पे, जहाँ पे चॉइसेस भी 2 ही हैं। जैसे गुड्स हमने ले लिया एक्स और वाई, तो ये हमारी चॉइस हो गई कि इंडिविजुअल ए गुड वाई को प्रेफर करेगा या गुड एक्स को प्रेफर करेगा। तो ये हमारी चॉइसेस हो गई एंड ये हमारे 2 इंडिविजुअल हो गए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर ए और बी जितने भी इंडिविजुअल सोसाइटी में हैं, अगर वो एक ही गुड को प्रेफर कर रहे हैं, जैसे एक्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो सोसाइटी वेलफेयर फंक्शन में भी एक्स ही काउंट होगा। सोशल चॉइस फंक्शन भी एक्स ही काउंट होगा। सोशली भी एक्स ही प्रेफरेबल माना जाएगा। तो ये हो गई थी हमारी प्रॉपर्टी की बात। अब हम इससे उल्टा केस देखते हैं। अगर इंडिविजुअल का चॉइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, जैसे ए प्रेफर कर रहा है, फर्स्ट रैंक पे उसने दिया एक्स को और सेकंड रैंक पे उसने दिया वाई को। तो ए ने फर्स्ट रैंक दिया एक्स को, सेकंड रैंक दिया वाई, मतलब ए एक्स ज़्यादा प्रेफर कर रहा है वाई के अकॉर्डिंग, वाई को वो सेकंड नंबर पे रख रहा है,
एक्स को वो पहले रख रहा है, और वैसे ही बी इंडिविजुअल वाई को पहले नंबर पे रख रहा है, उसने रैंक वाई को फर्स्ट किया है और एक्स को सेकंड किया है। तो अगर हम इनका टोटल करते हैं प्रेफरेंसेस का, तो इन दोनों का टोटल आ रहा है 3, दोनों का 3 टोटल आ रहा है। तो इसमें हम सोशली कुछ भी नहीं निकाल पाए किसकी प्रेफरेंस किस नंबर से ज़्यादा आ रही है या मेजॉरिटी वोट्स किसके पास है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल सेम ही बता रहे हैं। तो इसमें एरो ने बोला कि ये इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है कि हम निकाल ही नहीं सकते कि सोशल वेलफेयर फंक्शन कितना आ रहा है। नेक्स्ट, एरो थ्योरम सेज दैट if there are two individuals making alternative choices then it is impossible to design social choice या social welfare function। तो एरो ने अपनी थ्योरम में कहा है अगर दो इंडिविजुअल हैं वो चॉइस कर रहे हैं अल्टरनेटिव चॉइसेस में से, अल्टरनेटिव गुड्स में से चॉइस कर रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। किसके क्या इम्पॉसिबल है? सोशल चॉइस को निकालना या सोशल वेलफेयर फंक्शन को अटेन करना इम्पॉसिबल है, ये एरो कहता है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, अल्टरनेटिव सोशल चॉइस का ही है। इसमें चॉइसेस रहेंगी अब 3 गुड्स की एक्स वाई एंड जेड, और इंडिविजुअल वही 2 रहेंगे ए एंड बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की प्रेफरेंस देखते हैं पहले। तो ए प्रेफर कर रहा है सबसे ज़्यादा एक्स को, फिर वो प्रेफर कर रहा है वाई को, एंड थर्ड नंबर पे वो प्रेफर कर रहा है एक्स को। तो ये हो गई ए की प्रेफरेंस। और वैसे ही बी प्रेफर कर रहा है, सबसे पहले वो प्रेफर करता है एक्स गुड को, फिर वो प्रेफर करता है जेड को, एंड फिर वो प्रेफर कर रहा है वाई को। अब अगर हम इसका टोटल निकालते हैं, ए एंड बी हमारे सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हम इसका टोटल निकालेंगे तो एक्स का आ रहा है 4, वाई का आ रहा है 5 एंड जेड का आ रहा है 3। तो हम इसमें ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि सोसाइटी वेलफेयर फंक्शन या फिर सोसाइटल चॉइस जो होगी वो वाई पे रहेगी, क्योंकि वाई की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा आ रही है। तो हम मेजॉरिटी वोट्स को काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा वाई की प्रेफरेंस आ रही है, इसलिए हमने बोल दिया कि सोसाइटी वेलफेयर फंक्शन में वाई को प्रेफरेंस हम ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो सोसाइटी वेलफेयर फंक्शन में जिससे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है वो है कॉमोडिटी वाई। फिर सेकंड नंबर पे आता है एक्स, क्योंकि उसकी 4 प्रेफरेंस गई है, और लास्ट में आता है जेड जिसकी 3 प्रेफरेंस गई है। तो मेजॉरिटी वोट्स देखेंगे कि वोट किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अपनी सोसाइटी वेलफेयर फंक्शन में काउंट करेंगे। अब वी कैन से वाई प्रेफर हो रहा है एक्स के और एक्स प्रेफर हो रहा है जेड से, तो ऑटोमेटिकली वाई प्रेफर होगा एक्स से होगा। देन देखते हैं हम, देन दिस सोसाइटी विल प्रेफर गुड वाई, इसमें सोसाइटी गुड वाई को ही प्रेफर करके चलेगी। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अल्टरनेट सोशल चॉइस का ही है ये। अब इस केस में क्या है, जो चॉइसेस हैं वो 3 हैं, एक्स वाई एंड जेड, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल सोसाइटी में भी 3 ही हैं, ए बी एंड सी। अब ये अलग अलग प्रेफरेंस कर रहे हैं अपनी, और हम उनको प्रेफरेंस को एग्रीगेट निकाल के अपना सोशल वेलफेयर फंक्शन निकालेंगे। अब इसका अगर हम एग्रीगेट लेते हैं तो सबका 6 आ रहा है, सबका टोटल प्लस करके 6 आ रहा है। तो इस केस में भी हम सोशल वेलफेयर नहीं निकाल पाएंगे, तो ये एरो के हिसाब से इम्पॉसिबल थ्योरम है। तो यही है एरो की इम्पॉसिबल थ्योरम, जिसमें वो बोल रहा है कि हम सोशल वेलफेयर फंक्शन को कभी निकाल ही नहीं पाएंगे इस केस में जहाँ पे सभी प्रेफरेंसेस इक्वल आ जाते हैं। तो दिस कंडीशन ऑल्सो फेल्स टू एग्जामिन द सोशल वेलफेयर फंक्शन या सोशल चॉइस फंक्शन। तो ये एग्जामिन करने में फेल हो चुका है। तो एरो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं सोसाइटी में, तो ये इम्पॉसिबल है या कॉन्ट्राडिक्टरी है या इनकन्सिस्टेंट है कि हम सोशल वेलफेयर या सोशल चॉइस फंक्शन को निकाल पाएँ। तो ये बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है या इम्पॉसिबल चॉइस है कि हम इसको निकाल पाएँ, किसको, सोशल वेलफेयर या सोशल चॉइस फंक्शन को हम निकाल पाएँ सोसाइटी के बेस पे। तो यही है आपका एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। हमने इसमें 3 केस लेके देखे और हमने समझा कि एरो बोलता है कि सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और सेम नंबर ऑफ सोशल चॉइस में कभी भी ये सोशल वेलफेयर फंक्शन निकल ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसमें चॉइसेस जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो इक्वल आ जाती हैं। देन आज के लेसन में इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।